फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हेमीप्लेजिया क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस क्लिप के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हेमीप्लेजिया यानी कि ये भी एक तरह का पैरालाइज होता है। पैरालिसिस आपने सुना होगा, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल ये पैरालाइज का ही एक टाइप है, प्रकार है, जिसमें बॉडी का कोई एक साइड इफेक्ट हो जाता है, चाहे बॉडी का राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। इसमें चाहे किसी का कोई एक मखसूस हिस्सा जैसे कि पैर या फिर सिर्फ हाथ, अपर लिम, लोअर लिम या फिर फेशियल, तो कोई भी बॉडी का एक पार्ट जो है वन साइडेड जो है तो अफेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। अब इसके काउज की बात करेंगे दोस्तों, तो कॉमनली इसमें होता ये है, जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स के अंदर मोटर सेंसेशन जो होता है वो मुतासिर हो जाते हैं। और तीसरी बात ये हो सकती है दोस्तों, किसी एक्सीडेंटली या ट्रॉमा या ब्रेन इंजरी, ये किसी वजह से ये होता है। दोस्तों रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि इसकी यानी हेमीप्लेजिया की जो चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक, और पैदाइशी अगर कोई ट्रॉमा अगर हो गया लेबर में, यानी कि बच्चे की पैदाइश के वक्त में अगर कोई इंजरी वगैरह हो चुकी है, वो भी एक है दोस्तों। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों, किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर सर पर चोट लग गई हो, ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर किसी तरह का ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस वगैरह, उसकी वजह से भी हेमीप्लेजिया के चांस होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन दोस्तों स्ट्रोक माना जाता है। स्ट्रोक यानी कि यूँ समझ लिए दुनिया के अंदर सेकंड एक ऐसा वजह काउज है जो लोगों की डेथ की वजह बनता है, स्ट्रोक में जनरली क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है वहाँ का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। ब्रेन में पहुँचने वाली जो रगें, खून की नसें हैं, वह या तो वहाँ पर खून के ब्लॉकेज बन जाते हैं, या खून के बहाव के अंदर अड़चन आती है, या फिर ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव जिसको हम कह सकते हैं, तो स्ट्रोक इशू कह देते हैं। इसकी वजह लक्षण या सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और जो बोलने का अंदाज है इंसान का वो उसमें भी तकलीफ होती है, चेहरे का रुख थोड़ा सा चेंज होता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोई चलने में परेशानी होती है, खाने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, चीज़ों को पकड़ नहीं पाता इंसान, और अलग अलग इसकी वजह हो सकती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपके सामने किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इन केस खुदा ना खास्ता, तो आप लोग क्या करोगे। तो पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, विदिन 4 आवर्स अगर हम 4 घंटे के अंदर सही जगह यानी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के पास या अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ एटलीस्ट CT स्कैन या MRI और साथ ही न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के अगर अवेलेबल है, तो वहाँ पर अगर विदिन 4 आवर्स के अंदर हम पहुँचते, तो आज की जो फैसिलिटीज़ मेडिकल रिसर्च एडवांस जो हो चुकी है, तो गोल्डन 4 आवर्स कहा जाता है, यानी कि पेशेंट के बचने के और पेशेंट के अच्छे हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोस्तों अगर हम लेट हो गए तो ऐसे वक्त में आप लोगों को चाहिए कि ऐसे पेशेंट को आप जल्द से जल्द अच्छी जगह रिफर करें, उसका फालतू में टाइम पास ना करें, इधर उधर ना ले जाएं, बल्कि सही जगह न्यूरो फिजिशियन के पास या फिर ट्रॉमा सेंटर होता है, हायर सेंटर होता है, जहाँ तमाम किस्मों के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम पेशेंट को ले जाएं ताकि जल्द से जल्द उसका स्कैन हो, क्योंकि दोस्तों विदाउट स्कैन के इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि मैंने बात किया था स्ट्रोक के, यानी हेमीप्लेजिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हेमीप्लेजिया के, लेकिन एक कॉमन कॉज उसका है स्ट्रोक, यानी कि मैक्सिमम जो कॉज है हेमीप्लेजिया के वो स्ट्रोक की वजह से ही होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बात कर ले या हार्ट डिजीज़ की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी तौर पर वो स्ट्रोक में ही तब्दील होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, और अगर इनके सर्जरी की नौबत आती है थ्रोम्बोलेक्टोमी की, अगर तो ये दो चीज़ें, थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बोलेक्टोमी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है, अगर ये वक्त पर अगर प्रोवाइड कर दिए जाए, अवेलेबल हो जाए, तो पेशेंट की कंडीशन जो है तो एकदम ज़बरदस्त पहले की तरह हो सकती है, और पेशेंट की जान भी बच सकती है, और वो पैरालाइज होने से बच सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखिए कि आप जल्द से जल्द बस डॉक्टर से रब्ता करा दें। अब इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर स्कैन की बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई अगर हो जाए तो वो बहुत ही एडवांस माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट बहुत होता है इसका। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इसके जो और कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर ट्रीटमेंट का अपना एक तरीका है। वो ट्रीटमेंट को जो है तो जैसे कि थ्रोम्बोलाइसिस है या फिर अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर अगर की जा रही है तो उसके बाद भी कुछ मेडिकेशंस दी जाती है दोस्तों, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम में क्रिएट ना हो दोबारा। और इसके लिए बार बार पेशेंट को जो है डॉक्टर से या न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन से जो है राब्ते में रहना ज़रूरी होता है। और साथ ही दोस्तों फिजियोथेरेपी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जो भी हाथ पैर या कोई बॉडी का हिस्सा पैर अगर अफेक्ट हुआ चुका है तो उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है तो कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। और यूनानी के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है दोस्तों। फिर किसी क्लिप में हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आपको ये क्लिप कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और कोई कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।